कहानी की शुरुआत शहर में लगातार हो रही रहस्यमयी बैंक डकैतियों से होती है। शुरू में सभी लोगों को लगता है कि लुटेरों का मकसद सिर्फ लाखों करोड़ों डॉलर लूटना है। लेकिन जैसे जैसे एफबीआई इस मामले की जांच आगे बढ़ाती है, एक एक करके कई पुराने राज सामने आने लगते हैं। तब पता चलता है कि इन डकैतियों के पीछे वर्षों पुराना भ्रष्टाचार, बदले की भावना और एक बेहद खतरनाक योजना छिपी हुई है। कहानी की शुरुआत अमेरिका के ह्यूबर्ट नेशनल बैंक से होती है। बैंक के कर्मचारी रोज की तरह अपना काम कर रहे होते हैं। बैंक मैनेजर हडसन एक ग्राहक से बात करता है और उसे बाहर तक छोड़ने के लिए गेट की तरफ जाता है। बाहर तेज बारिश हो रही होती है, इसलिए उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि थोड़ी दूर एक कार में बैठे कुछ नकाबपोश लुटेरे बैंक लूटने की तैयारी कर रहे हैं। कार में बैठे सभी लुटेरे अपनी अपनी बंदूक तैयार करते हैं और बैंक की ओर बढ़ जाते हैं। उधर हडसन महिला ग्राहक को बाहर छोड़कर जैसे ही वापस अपनी डेस्क की तरफ लौटने लगता है, तभी उसे एहसास होता है कि उसके ठीक पीछे कोई खड़ा है। वह कुछ समझ पाता उससे पहले ही एक लुटेरा उसे गोली मार देता है। गोली चलने की आवाज़ सुनते ही पूरे बैंक में भगदड़ मच जाती है। लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं। उसी समय बाकी लुटेरे बैंक के अंदर घुस आते हैं और फर्श पर एक छोटा स्पीकर रख देते हैं, जिसमें पहले से रिकॉर्ड की हुई आवाज़ चलने लगती है। उस रिकॉर्डिंग में सभी लोगों को आदेश दिया जाता है कि वे ज़मीन पर लेट जाएं और अपने मोबाइल फ़ोन अपने सामने रख दें। सभी डर के मारे वैसा ही करते हैं। इसके बाद लुटेरे बैंक कर्मचारियों को सभी लॉकर खोलने का आदेश देते हैं। कर्मचारी मजबूरी में लॉकर खोल देते हैं और लुटेरे उनमें रखा सारा पैसा अपने बैगों में भर लेते हैं। बैंक से निकलने से पहले वे फर्श पर एक बम रख देते हैं और सभी को चेतावनी देते हैं कि अगर अगले 15 मिनट के अंदर किसी ने पुलिस को सूचना दी तो ये बम तुरंत फट जाएगा। जब लुटेरे बाहर निकलते हैं तो उन्हें बैंक मैनेजर हडसन ज़मीन पर घायल अवस्था में दर्द से कराहता हुआ दिखाई देता है। वे कुछ पल उसके पास रुकते हैं और फिर उसे एक और गोली मार देते हैं, जिससे उसकी वहीं मौत हो जाती है। इसके बाद कहानी ह्यूबर्ट नेशनल बैंक के मुख्यालय में पहुंचती है। बैंक का चेयरमैन ह्यूबर्ट कुछ निवेशकों के साथ बैंक की भविष्य की योजनाओं पर चर्चा कर रहा होता है। तभी एक कर्मचारी दौड़ता हुआ आता है और उसे बैंक डकैती की खबर देता है। ये सुनते ही ह्यूबर्ट अपने सहयोगी डॉग ली को फ़ोन करता है। डॉग ली पहले से ही घटनास्थल पर मौजूद होता है। वह ह्यूबर्ट को बताता है कि लुटेरे बैंक से कुल 30 लाख डॉलर लूट कर ले गए हैं और जाते जाते बैंक मैनेजर हडसन की भी हत्या कर दी। वह ये भी बताता है कि एफबीआई ने पूरे इलाके को अपने कब्जे में ले लिया है, इसलिए वह अभी इससे ज़्यादा जानकारी नहीं दे सकता। इसके बाद एफबीआई की तरफ से इस मामले की जांच शुरू होती है। बाकी अधिकारियों के साथ एफबीआई कमांडर जॉनथन और स्पेशल एजेंट स्टॉप भी घटनास्थल पर पहुंचते हैं। वहां पहले से मौजूद एजेंट चेज उन्हें पूरी घटना की जानकारी देता है। वह बताता है कि लुटेरे अपने पीछे एक बम और एक छोटा स्पीकर छोड़ गए हैं। जब जॉनथन उन दोनों चीज़ों को देखने के लिए कहता है, तब स्टॉप बताता है कि एक जासूस सार्जेंट मिम्स उनसे पहले ही वहां पहुंच गया था और वह सारे सबूत अपने साथ ले गया है। ये सुनकर जॉनथन बेहद गुस्सा हो जाता है। उसे शक होता है कि मिम्स कहीं इन सबूतों का इस्तेमाल अपने निजी फायदे के लिए न करे। उधर मिम्स उन्हीं सबूतों से मिली जानकारी के आधार पर जेम्स नाम के एक आदमी के गुप्त ठिकाने पर छापा मारता है। जेम्स और उसके साथी हेरोइन की तस्करी का काम करते हैं। छापे के दौरान मिम्स को वहां से कई बैग हेरोइन के और नकदी से भरे बंडल मिलते हैं। इसके बाद वह जेम्स को बिना कुछ कहने का मौका दिए गिरफ्तार कर लेता है। दूसरी तरफ एफबीआई मुख्यालय में जॉनथन इस मामले पर चर्चा करने के लिए सभी स्पेशल एजेंटों की मीटिंग बुलाता है। एजेंट चेज घटनास्थल से मिली फिंगरप्रिंट रिपोर्ट दिखाता है और बताता है कि रिपोर्ट के अनुसार वहां जेम्स के उंगलियों के निशान मिले हैं। ये सुनकर स्टॉक कहता है कि जेम्स तो सिर्फ एक छोटा मोटा ड्रग तस्कर है। उसके मुताबिक इतनी बड़ी और पेशेवर बैंक डकैती जेम्स जैसे आदमी का काम नहीं हो सकती। वह सुझाव देता है कि उन्हें दूसरे सुराग भी तलाशने चाहिए। जॉनथन उसकी बात मान लेता है और सभी एजेंटों को नए सुराग ढूंढने का आदेश देता है। इसी दौरान वह टीम का परिचय एक नए स्पेशल एजेंट वेल्स से भी कराता है। मीटिंग खत्म होने के बाद जॉनथन और वेल्स बैंक मैनेजर हडसन के घर जाते हैं ताकि उसकी पत्नी को उसकी मौत की खबर दे सकें। ये खबर सुनते ही हडसन की पत्नी बुरी तरह टूट जाती है और रोने लगती है। जॉनथन उसे संभालने की कोशिश करता है, जबकि वेल्स चुपचाप पूरे घर का निरीक्षण करने लगता है। कुछ देर बाद वेल्स हडसन की पत्नी से पूछता है कि क्या वह कोई नौकरी करती हैं। महिला नहीं में जवाब देती है। इसके बाद वेल्स घर से बाहर निकल आता है और उसके चेहरे पर शक साफ दिखाई देता है। बाहर आकर वह जॉनथन से कहता है कि एक बैंक मैनेजर की तनख्वाह इतनी नहीं हो सकती कि वह इतना बड़ा आलीशान घर रख सके। उसने घर में बच्चों की तस्वीरें भी देखी, जिनसे पता चलता है कि वे बहुत महंगे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। वेल्स को यकीन हो जाता है कि कहीं न कहीं कुछ बड़ा गड़बड़ है। जॉनथन भी उसकी बात से सहमत हो जाता है। तभी उसके पास मुख्यालय से फ़ोन आता है। उसे बताया जाता है कि मिम्स वापस आ गया है और जेम्स को गिरफ्तार करके साथ लाया है।
ये खबर मिलते ही दोनों तुरंत एफबीआई मुख्यालय लौट जाते हैं। मुख्यालय पहुंचते ही जॉनथन सबके सामने सार्जेंट मिम्स को जोरदार डांट लगाता है। वह इस बात से बेहद नाराज होता है कि मिम्स ने उसकी अनुमति के बिना ही घटनास्थल से सबूत उठा लिए। जब जॉनथन उससे इसका कारण पूछता है तो मिम्स कहता है कि उसने अपराधियों को जल्दी पकड़ने के लिए तुरंत कार्रवाई की थी। इसके बाद जॉनथन उससे पूछता है कि आखिर घटनास्थल पर किसके फिंगरप्रिंट मिले थे। मिम्स बताता है कि शुरुआत में उसे लगा था कि वे जेम्स के फिंगरप्रिंट हैं, लेकिन आगे की जांच में पता चला कि वे जेम्स के नहीं बल्कि उसके बड़े भाई तारानकन टीजे तारानकन के फिंगरप्रिंट हैं। वह ये भी बताता है कि टीजे की कई साल पहले मौत हो चुकी है। जॉनथन पहले कभी टीजे के बारे में नहीं जानता था, इसलिए वह वेल्स से उसके बारे में जानकारी देने को कहता है। वेल्स बताता है कि टीजे पहले सेना में था, बाद में वह अपनी टीम के साथ सेना से भाग गया और अपराध की दुनिया में उतर गया। कुछ समय बाद सेना की दूसरी टीम ने उनका पीछा किया और एक मुठभेड़ में टीजे की पूरी टीम को मार गिराया। ये सब सुनने के बाद जॉनथन एक और मीटिंग बुलाता है। मीटिंग शुरू होने से पहले वह मिम्स के साथी रोहन से पूछता है कि जेम्स के ठिकाने पर छापे के दौरान कितने पैसे बरामद हुए थे। रोहन झूठ बोलते हुए कहता है कि वहां से कोई पैसा नहीं मिला, जबकि सच ये होता है कि यह सब मिम्स की पहले से बनाई हुई योजना का हिस्सा था। मीटिंग शुरू होने पर वेल्स सभी को टीजे के बारे में विस्तार से बताता है। वह कहता है कि सेना से भागने के बाद टीजे ने अपने साथियों के साथ मिलकर ह्यूबर्ट के छोटे भाई तारानकन एलेक्स तारानकन का अपहरण कर लिया था और ह्यूबर्ट से फिरौती की मांग की थी। लेकिन जब उन्हें पैसे नहीं मिले तो टीजे ने एलेक्स की हत्या कर दी। इसके बाद अमेरिकी सेना के आदेश पर एक दूसरी सैन्य टीम ने टीजे और उसके साथियों को मार गिराया। ये पूरी कहानी सुनने के बाद स्टॉक कहता है कि मामला अब बहुत ज़्यादा उलझ चुका है। उसके अनुसार बैंक डकैती असली मुद्दा नहीं है, बल्कि इसके पीछे कोई और बड़ा खेल चल रहा है। इसी बीच एजेंट चेस जांच के सिलसिले में टीजे की पत्नी के घर पहुंचता है। पूछताछ के दौरान टीजे की पत्नी बताती है कि सेना ने उसके पति की लाश तक उन्हें वापस नहीं दी थी। सेना ने टीजे को देशद्रोही घोषित कर दिया था। वह दुखी होकर कहती है कि उसके पति की मौत के बाद उनकी जिंदगी कितनी मुश्किल हो गई है, लेकिन किसी ने कभी उनकी हालत समझने की कोशिश नहीं की। इसके बाद कहानी ह्यूबर्ट नेशनल बैंक के एक कर्मचारी तारानकन टीगन तारानकन की ओर बढ़ती है। वह रोज की तरह तैयार होकर अपने घर से निकलता है और अपनी कार में बैठता है। लेकिन जैसे ही वह कार स्टार्ट करने लगता है, उसे पता चलता है कि पीछे की सीट पर दो नकाबपोश लुटेरे पहले से बैठे हुए हैं। दोनों लुटेरे उस पर बंदूक तान देते हैं। फिर एक रिकॉर्ड की हुई आवाज़ के जरिए उसे चेतावनी दी जाती है कि अगर उसने उनकी बात नहीं मानी तो उसकी पत्नी और बच्चों को मार दिया जाएगा। अपने परिवार की जान बचाने के लिए टीगन मजबूर होकर उनकी हर बात मान लेता है और उन्हें बैंक तक ले जाता है। बैंक पहुंचने के बाद लुटेरों के कहने पर टीगन एक एक करके सभी कर्मचारियों को बाहर भेजना शुरू कर देता है। वह सबको ये बहाना देता है कि आज वह सभी को अपनी तरफ से कुछ खिलाना चाहता है। असल में उसे पहले से पता होता है कि थोड़ी ही देर में बैंक के अंदर गोलीबारी होने वाली है, इसलिए वह चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुरक्षित बाहर निकल जाएं। इसके बाद वह बैंक के वॉल्ट में जाता है और लुटेरों के बताए अनुसार एक खास लॉकर पहले से खुला छोड़ देता है। लेकिन इससे पहले कि सभी कर्मचारी बाहर निकल पाते, नकाबपोश लुटेरे बैंक के अंदर घुस जाते हैं। बैंक का सिक्योरिटी गार्ड उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन एक लुटेरा तुरंत उसे गोली मार देता है। गोली मारने के बाद वही लुटेरा उसके घाव पर दबाव भी डालता है ताकि ज़्यादा खून बहने से उसकी मौत न हो जाए। उसी दौरान लुटेरों में से एक वॉल्ट के अंदर जाता है और कुछ खास दस्तावेज़ों के साथ थोड़े से पैसे लेकर बाहर आता है। निकलते समय वे घायल गार्ड के पास बैंक के एक कर्मचारी को बैठा देते हैं ताकि वह उसकी देखभाल करता रहे। जैसे ही लुटेरे बैंक से बाहर निकलते हैं, तभी डॉगली अपनी कार से वहां पहुंच जाता है। लुटेरे उसकी कार पर एक स्टन ग्रेनेड फेंक देते हैं, जिससे वह कुछ पल के लिए कुछ भी समझ नहीं पाता। इसके तुरंत बाद वे डॉगली को गोली मारकर उसकी हत्या कर देते हैं और उसकी लाश सड़क पर छोड़कर वहां से भाग जाते हैं। दूसरी बैंक डकैती की खबर मिलते ही एफबीआई मौके पर पहुंच जाती है और टीगन को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लेती है। शुरुआती पूछताछ के बाद जॉनथन उससे पूछता है कि लुटेरे वॉल्ट से जिन दस्तावेजों को लेकर गए वे आखिर किसके थे। टीगन बैंक के सुरक्षा नियमों का हवाला देकर जवाब देने से बचने की कोशिश करता है। तब जॉनथन कहता है कि अब सच छिपाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उन्हें पहले ही पता चल चुका है कि वह लॉकर तारानकन मार्टिन तारानकन नाम के एक आदमी का था। टीगन फिर भी चुप रहता है। तब जॉनथन उससे कहता है कि लुटेरों ने दूसरी तरफ डॉगली की मौत की खबर सुनकर ह्यूबर्ट पूरी तरह टूट जाता है। गुस्से में वह अपने ऑफिस की मेज तोड़ देता है। तभी उसका एक आदमी आकर बताता है कि इस बार लुटेरे ज़्यादा पैसे नहीं ले गए, बल्कि उन्होंने मार्टिन के लॉकर से कुछ बेहद अहम दस्तावेज चुरा लिए हैं। उधर एफबीआई मुख्यालय में दूसरी बैंक डकैती से मिले फिंगरप्रिंट की जांच की जाती है। हैरानी की बात यह होती है कि इस बार भी सभी निशान टीजे के ही निकलते हैं। ये देखकर जॉनथन की चिंता और बढ़ जाती है।
इसी दौरान एजेंट चेज जॉनथन को एक तरफ ले जाकर एक नई जानकारी देता है। वह बताता है कि पहली डकैती में लुटे गए पूरे तारांकन $30 लाख तारांकन लुटेरों ने एक चैरिटी संस्था को दान कर दिए थे। यानी उन्होंने चोरी किए गए पैसों में से एक भी डॉलर अपने पास नहीं रखा। ये सुनकर जॉनथन सीधे मिम्स के पास जाता है और उसे चैरिटी से जुड़े दस्तावेज दिखाता है। तब मिम्स मान लेता है कि उसके पास डकैती का कुछ पैसा है। वह सफाई देते हुए कहता है कि छापेमारी के दौरान उसे यह पैसा मिला था और उसने इसे इसलिए छिपा दिया क्योंकि उसे डर था कि यह बात मीडिया तक पहुंच जाएगी। मिम्स की यह बात सुनकर जॉनथन बहुत गुस्सा हो जाता है। वह जानता है कि मिम्स पैसों के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। आमतौर पर जब भी किसी मामले में नकदी बरामद होती है तो मिम्स उसमें से कुछ हिस्सा अपने पास रख लेता है। हालांकि जॉनथन अब तक ये नहीं समझ पाया था कि मिम्स आखिर ऐसा क्यों करता है। वह हमेशा उसे सिर्फ लालची इंसान ही समझता रहा था। इसी बीच फिल्म में मिम्स के घर का एक भावुक दृश्य दिखाया जाता है। घर लौटने के बाद मिम्स खाना बनाता है और अपनी बीमार पत्नी को अपने हाथों से खिलाता है। तभी पता चलता है कि उसकी पत्नी को तारांकन स्टेज 4 कैंसर तारांकन है। मिम्स जो पैसे छिपाता और गबन करता है उसका असली कारण अपनी पत्नी का महंगा इलाज करवाना है। अगली सुबह वेल्स ऑफिस में बैठा अखबार पढ़ रहा होता है। तभी उसकी नज़र एक खबर पर पड़ती है जिसमें लिखा होता है कि तारांकन वेस्टचेस्टर तारांकन हाल के सभी बड़े अपराधों का केंद्र बन चुका है। ये खबर पढ़कर वेल्स स्टॉक से कुछ जानकारी लेता है और उस रिपोर्टर से मिलने निकल पड़ता है जिसने ये खबर छापी थी। दूसरी ओर जॉनथन और स्टॉक अपनी कार में बैठकर दूर से डॉग ली के अंतिम संस्कार पर आने वाले लोगों पर नजर रख रहे होते हैं। तभी वे देखते हैं कि वहां तारांकन सेनेटर कुक तारांकन भी पहुंचा है। स्टॉक जॉनथन को बताता है कि सेनेटर कुक सभी कानूनी मामलों का सबसे प्रभावशाली व्यक्ति है और वह भी वेस्टचेस्टर में ही रहता है। इसी दौरान जॉनथन वेल्स को आदेश देता है कि वह मिम्स के साथ रहे और उसकी हर गतिविधि पर नजर रखे। दोनों मिलकर उस सिक्योरिटी गार्ड से पूछताछ करने जाते हैं जिसने दूसरी डकैती के बाद भागती हुई लुटेरों की कार का नंबर नोट कर लिया था। पूछताछ के दौरान लगभग सारे सवाल वेल्स ही पूछता है। जब भी मिम्स कुछ पूछने की कोशिश करता है वेल्स उसे बीच में ही रोक देता है। ये देखकर साफ लगता है कि वेल्स को मिम्स पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। उधर एफबीआई मुख्यालय में एजेंट चेज एक और चौंकाने वाली जानकारी लेकर आता है। वह जॉनथन को बताता है कि दूसरी डकैती में मारा गया तारांकन डॉगली तारांकन कभी टीजे की सैन्य टीम का सदस्य हुआ करता था। जब टीजे की टीम ह्यूबर्ट के भाई एलेक्स का अपहरण करने गई थी तब सिर्फ डॉगली ही उस मिशन में शामिल नहीं हुआ था। बाद में उसी डॉगली को ह्यूबर्ट ने अपनी कंपनी में नौकरी पर रख लिया था। ये बात साफ इशारा करती है कि इस पूरे मामले में कहीं न कहीं कोई बहुत बड़ा राज छिपा हुआ है। इसी बातचीत के बीच एक और एजेंट वहां आता है और जॉनथन को एक नई रिपोर्ट देता है। उसी शाम जॉनथन अपने घर में अकेला बैठा पूरे मामले के बारे में सोच रहा होता है। तभी अचानक उसके लैपटॉप से किसी की आवाज़ आने लगती है। जॉनथन हैरान होकर लैपटॉप के पास जाता है। स्क्रीन पर उसे लुटेरों के गिरोह का एक नकाबपोश सदस्य दिखाई देता है जिसने उसका लैपटॉप हैक कर लिया होता है। वह नकाबपोश जॉनथन से कहता है कि उनका पीछा करने के बजाय उन सुरागों का पीछा करे जो वे उसे दे रहे हैं। वह आगे कहता है कि वे असली अपराधी तक पहुंचने में उसकी मदद कर रहे हैं। उनका इरादा किसी निर्दोष को नुकसान पहुंचाने का नहीं है। फिर वह बताता है कि जिस इंसान को वे पकड़वाना चाहते हैं वही जॉनथन की पत्नी की मौत का भी जिम्मेदार है। ये सुनकर जॉनथन उससे पूछता है कि अगर उनकी नीयत इतनी अच्छी है तो उन्होंने 2 लोगों की हत्या क्यों की। इस पर नकाबपोश जवाब देता है कि जिन लोगों को उन्होंने मारा वे अच्छे इंसान नहीं थे। वह जॉनथन से कहता है कि अगर वह गहराई से जांच करेगा तो उसे पूरी सच्चाई खुद समझ में आ जाएगी। इतना कहने के बाद जॉनथन गुस्से में अपना लैपटॉप बंद कर देता है। अगले दिन जॉनथन सीधे ह्यूबर्ट के ऑफिस पहुंचता है और उससे पूछताछ शुरू कर देता है। वह ह्यूबर्ट से पूछता है कि उसके दोस्त तारांकन सेनेटर कुक तारांकन के गुप्त दस्तावेज बैंक के वॉल्ट में किसी दूसरे नाम से क्यों रखे गए थे। ये सवाल सुनते ही ह्यूबर्ट पूरी तरह घबरा जाता है, लेकिन जवाब देने के बजाय वह जॉनथन को अपने ऑफिस से बाहर निकल जाने के लिए कह देता है। कोई जवाब न मिलने पर जॉनथन वहां से लौटने लगता है। उसी समय लुटेरों का गिरोह पहले से ही ह्यूबर्ट के ऑफिस पहुंच चुका होता है। जैसे ही जॉनथन नीचे आता है अचानक गोलियां चलने लगती हैं। लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि लुटेरे जॉनथन या उसकी टीम पर हमला नहीं करते। वे सिर्फ ह्यूबर्ट के आदमियों को निशाना बनाते हैं। भीषण गोलीबारी के दौरान लुटेरों का एक सदस्य मारा जाता है। इसी बीच जॉनथन एक नकाबपोश लुटेरे को बंदूक की नोक पर पकड़ लेता है जो ह्यूबर्ट को मारने वाला होता है। ह्यूबर्ट की जान बचाने के बाद वह उस लुटेरे से पूछता है कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। नकाबपोश जवाब देता है कि उसका असली मकसद सिर्फ ह्यूबर्ट को मारना था। अपने नेता को जॉनथन की गिरफ्त में देखकर दूसरा नकाबपोश एक बैंक कर्मचारी लड़की को बंदूक की नोक पर बंधक बना लेता है।
लेकिन अपने नेता के आदेश पर वह कुछ देर बाद लड़की को बिना नुकसान पहुंचाए छोड़ देता है। इसके बाद जॉनथन भी कुछ देर तक उस नकाबपोश को रोके रखता है और फिर उसे जाने देता है। इतना ही नहीं, वह उसे लूटा हुआ पैसा लेकर भी निकल जाने देता है। यहाँ दर्शकों के मन में सवाल उठता है कि आखिर जॉनथन ने लुटेरों को भागने क्यों दिया। फिल्म आगे चलकर इस सवाल का जवाब देती है। डकैती खत्म होने के बाद FBI की पूरी टीम घटनास्थल पर पहुंचती है और जांच शुरू कर देती है। वहीं जॉनथन की नज़र मिम्स पर भी पड़ती है। बाद में सभी लोग मुख्यालय लौटते हैं और एक बार फिर इस पूरे मामले पर चर्चा शुरू होती है। जब सभी लोग अपनी अपनी राय दे देते हैं, तब जॉनथन अपनी अब तक की जांच के आधार पर पूरी टीम के सामने अपनी रिपोर्ट रखता है। वह कहता है कि पिछले कुछ दिनों से जिन लोगों पर शक किया जा रहा था, सेनेटर कुक, TJ, डॉगली और हडसन, ये सभी कभी सेना की एक ही टीम के सदस्य थे। वह आगे बताता है कि जब ये टीम अलग हुई, तब केवल डॉगली उस मिशन से दूर रहा, जबकि कुक और हडसन ने भी बड़ी चालाकी से खुद को उस मिशन से अलग कर लिया था। बाद में वे दोनों ह्यूबर्ट के साथ मिलकर काम करने लगे। ये सुनकर एजेंट चेज शक जताता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ह्यूबर्ट ने ही अपने छोटे भाई एलेक्स की हत्या की पूरी साजिश रची हो। उसका मानना था कि शायद ह्यूबर्ट ने ही लोगों को पैसे देकर अपने भाई को मरवाया ताकि उसे सारी संपत्ति अकेले मिल जाए। चेज की बात पूरी भी नहीं होती कि तभी एक एजेंट दौड़ता हुआ आता है और बताता है कि सेनेटर कुक ह्यूबर्ट को अपने साथ लेकर जा रहा है। ये सुनते ही जॉनथन तुरंत बाहर भागता है और उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सेनेटर की ताकत और अधिकार उससे कहीं ज्यादा होते हैं, इसलिए वह उन्हें रोक नहीं पाता। ह्यूबर्ट के जाने से पहले जॉनथन उससे एक आखिरी सवाल पूछता है। वह कहता है कि उसके छोटे भाई एलेक्स को 25 साल की उम्र पूरी होने पर पारिवारिक संपत्ति में हिस्सा मिलने वाला था, लेकिन उसकी मौत उसके 25वें जन्मदिन से सिर्फ 2 महीने पहले ही हो गई। जॉनथन पूछता है कि क्या उसे यह बात जरा भी अजीब नहीं लगती। ह्यूबर्ट इस सवाल का भी कोई जवाब नहीं देता और चुपचाप वहां से चला जाता है। दूसरी ओर मिम्स और वेल्स जेम्स पर लगातार नजर रख रहे होते हैं। उन्होंने रोहन को उसका पीछा करने की जिम्मेदारी दी होती है, इसलिए समय समय पर वे उससे जानकारी लेते रहते हैं। रोहन से जानकारी लेने के बाद दोनों TJ की पत्नी से मिलने उसके घर जाते हैं, लेकिन उनके पहुंचने से कुछ ही देर पहले जेम्स वहां से निकल चुका होता है। जाते जाते वह TJ की पत्नी के लिए कुछ पैसे छोड़ जाता है। घर के अंदर मिम्स की नज़र मेज़ पर रखे उन पैसों पर पड़ती है, लेकिन वह उन पैसों को जब्त नहीं करता। इसके बजाय वह TJ की पत्नी से कहता है कि इन पैसों को छिपा दे और किसी दूसरे पुलिस अधिकारी को उनके आने के बारे में भी न बताए। घर से बाहर निकलने के बाद जैसे ही मिम्स और वेल्स कार में बैठते हैं, तभी रोहन का फ़ोन आता है। वह बताता है कि वह अब भी जेम्स का पीछा कर रहा है, लेकिन मिम्स जानबूझकर वेल्स से झूठ बोल देता है कि रोहन ने जेम्स का पीछा खो दिया है और अब उसकी लोकेशन का कोई पता नहीं है। उधर किसी अज्ञात व्यक्ति की तरफ से जॉनथन के पास एक पार्सल पहुंचता है। उस पार्सल में ह्यूबर्ट और सेनेटर कुक के सभी काले कारनामों के सबूत मौजूद होते हैं। जॉनथन उन सभी सबूतों को मीडिया के सामने सार्वजनिक कर देता है। ये देखकर वेल्स बहुत खुश होता है। वह जॉनथन की तारीफ करते हुए कहता है कि उसने बिल्कुल सही फैसला लिया है, लेकिन वेल्स का ये व्यवहार देखकर जॉनथन थोड़ा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि वेल्स इस फैसले से इतना खुश होगा। उधर मिम्स अब भी जेम्स की असली लोकेशन वेल्स से छिपा कर रखता है। उसका इरादा चोरी का पैसा वापस हासिल करना और उसे अपनी पत्नी के इलाज पर खर्च करना होता है, लेकिन वह ये भी जानता है कि वह कानून तोड़ रहा है, इसलिए अंदर ही अंदर अपराधबोध से भी परेशान रहने लगता है। वेल्स को भी मिम्स के व्यवहार पर शक होने लगता है, इसलिए वह चुपचाप उसकी हर गतिविधि पर नज़र रखने लगता है। आखिरकार एक दिन मिम्स उसे सच बता देता है कि उसकी पत्नी को स्टेज 4 कैंसर है। वह ये भी स्वीकार करता है कि वह चोरी छिपे पैसे इसलिए जमा कर रहा था ताकि अपनी पत्नी का इलाज करवा सके, क्योंकि वेल्स पहले ही यह पता लगा चुका था कि मिम्स कुछ पैसे छिपा रहा है। इसके बाद कहानी फिर FBI मुख्यालय की ओर बढ़ती है। जॉनथन सभी अधिकारियों को बुलाकर कहता है कि अब उन्हें नए सिरे से जांच करनी होगी। वह बताता है कि ह्यूबर्ट के सारे गुप्त राज मीडिया में सामने आ चुके हैं, इसलिए अब वह देश छोड़कर भागने की कोशिश कर सकता है। इसी वजह से उस पर कड़ी नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। उसी समय एजेंट चेज आकर बताता है कि TJ की पत्नी का एक संगीत कार्यक्रम होने वाला है और उन्हें वहां जाना चाहिए। ये सुनकर जॉनथन सभी अधिकारियों को उनकी जिम्मेदारियां सौंप देता है और खुद भी उस कार्यक्रम में पहुंच जाता है। यही फिल्म का सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। संगीत कार्यक्रम में TJ भी मौजूद होता है। असल में TJ मरा ही नहीं था, बल्कि इतने सालों से छिपकर रह रहा था। उसकी अपनी पत्नी को भी इस बात की जानकारी नहीं थी, लेकिन जॉनथन जानता था कि TJ अपनी पत्नी के संगीत कार्यक्रम में ज़रूर आएगा, इसलिए उसने वहीं जाल बिछाया था। जॉनथन TJ को गिरफ्तार कर लेता है और उससे पूरी सच्चाई पूछता है। तब TJ बताता है कि उस दिन उन्हें आधिकारिक तौर पर एक मिशन पर भेजा गया था। उन्हें बताया गया था कि वहां आतंकवादियों का एक समूह छिपा हुआ है।
इसी जानकारी के आधार पर उन्होंने वहां मौजूद सभी लोगों को मार दिया। लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि वे आतंकवादी नहीं बल्कि कॉलेज के मासूम छात्र थे। इससे पहले कि वे ये सच्चाई अपने अधिकारियों तक पहुंचा पाते, सेना की एक दूसरी टीम ने उन पर ही हमला कर दिया। उस हमले में टीजे की पूरी टीम मारी गई और सिर्फ वही किसी तरह जिंदा बच पाया। टीजे आगे बताता है कि उसी दिन से वह छिपकर जी रहा है, क्योंकि सेना ने उसे देशद्रोही घोषित कर दिया था। अगर किसी को पता चल गया कि वह अभी भी जिंदा है तो उसके परिवार की जिंदगी भी खतरे में पड़ जाएगी। टीजे आगे बताता है कि उसी दिन से वह छिपकर जी रहा है, क्योंकि सेना ने उसे देशद्रोही घोषित कर दिया था। अगर किसी को पता चल गया कि वह अभी भी जिंदा है तो उसके परिवार की जिंदगी भी खतरे में पड़ जाएगी। इसी दौरान दूसरी तरफ रोहन और मिम्स की टीम के कुछ लोग चोरी के पैसों की तस्करी करने की योजना बना रहे होते हैं। FBI को इसकी खबर मिल जाती है। छापेमारी के दौरान रोहन मारा जाता है और बाकी लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब जॉनथन मिम्स से इस बारे में पूछता है तो उसके पास कोई जवाब नहीं होता। तभी मिम्स के फ़ोन पर एक कॉल आती है। उस कॉल से पता चलता है कि जिस दिन टीजे की टीम पर हमला हुआ था उस समय वेल्स भी उसी इलाके में मौजूद था। ये बात सुनते ही जॉनथन तुरंत वेल्स को ढूंढने निकल पड़ता है, लेकिन मिम्स पहले से ही जानता होता है कि वेल्स कौन है और वह क्या करने वाला है, इसलिए वह सीधे उसके पास पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर मिम्स देखता है कि वेल्स सारा पैसा लेकर कहीं भागने की तैयारी कर रहा है। मिम्स उसे रोकने की कोशिश करता है। दोनों के बीच ज़बरदस्त बहस होती है और आखिर में वेल्स मिम्स को गोली मार देता है। मिम्स जानता था कि उसने अपनी ज़िंदगी में कई गलत काम किए हैं, इसलिए मरने से पहले वह कम से कम एक अच्छा काम करना चाहता था। उसे पहले से अंदाज़ा था कि वेल्स को रोकने गया तो शायद वापस जिंदा नहीं लौटेगा, फिर भी वह अकेले ही उसके सामने खड़ा हो गया। इसके बाद कहानी मैक्सिको के एक छोटे से स्थानीय बार में पहुंचती है। वेल्स वहीं बैठा हुआ होता है। कुछ देर बाद जॉनथन भी वहां पहुंच जाता है। वह वेल्स से मिलकर इस पूरे मामले की सच्चाई जानना चाहता है। यही फिल्म का सबसे बड़ा खुलासा होता है। पता चलता है कि शुरुआत से जिन नकाबपोश लुटेरों को दिखाया गया था वे कोई और नहीं बल्कि खुद तारानकन वेल्स और उसकी टीम तारानकन थी। बैंक डकैतियों से लेकर हर छोटी बड़ी घटना उसी की बनाई हुई योजना का हिस्सा थी। वेल्स बताता है कि कई साल पहले जब टीजे की टीम पर सेना ने हमला किया था तब वह भी उसी ऑपरेशन का हिस्सा था। उसे शुरू से ही शक हो गया था कि उस मिशन में कुछ बहुत गलत हो रहा है, इसलिए जब सभी लोग टीजे को मरा हुआ समझ रहे थे तब उसने चुपके से टीजे को एक बॉडी बैग में छिपाकर वहां से बाहर निकाल दिया था, जिससे उसकी जान बच गई। इसके बाद टीजे कई सालों तक दुनिया की नज़रों से छिपा रहा। वेल्स चाहता था कि एक दिन टीजे को उसके साथियों और एलेक्स की मौत का इंसाफ मिले। उसी मकसद से उसने ये पूरी योजना बनाई। वेल्स आगे बताता है कि ह्यूबर्ट ही इस पूरी साजिश का असली मास्टरमाइंड था। उसी ने लालच और अपने फ़ायदे के लिए सब कुछ करवाया था, इसलिए ह्यूबर्ट को बेनकाब करना और उसके अपराध दुनिया के सामने लाना ज़रूरी था। जॉनथन वेल्स से कहता है कि अब वह ह्यूबर्ट की हत्या करने जा रहा है। वेल्स शांत आवाज़ में जवाब देता है कि ह्यूबर्ट सिर्फ टीजे और एलेक्स का ही नहीं बल्कि तारानकन जॉनथन की पत्नी की मौत का भी जिम्मेदार है। तारानकन तारानकन, इतना कहकर वेल्स अपनी नज़र बार के दूसरे कोने की तरफ घुमाता है। वहाँ ह्यूबर्ट अकेला बैठा होता है। अब जॉनथन के सामने सबसे कठिन फैसला होता है, क्या वह कानून का साथ देगा या अपनी पत्नी की मौत का बदला लेने के लिए वेल्स को ह्यूबर्ट तक पहुंचने देगा। तारानकन, यहीं पर फिल्म अपने क्लाइमैक्स की ओर बढ़ती है। तारानकन तारानकन, वेल्स धीरे धीरे उस मेज़ की ओर बढ़ता है जहां ह्यूबर्ट बैठा होता है। जॉनथन भी उसके पीछे पीछे पहुंच जाता है और उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वेल्स कहता है कि ह्यूबर्ट ने लालच में आकर अपने ही छोटे भाई एलेक्स की हत्या करवाई थी। इतना ही नहीं, उसने टीजे की पूरी टीम को मरवाया, कई निर्दोष लोगों की जिंदगी बर्बाद की और बाद में सबूत मिटाने के लिए जॉनथन की पत्नी तक की हत्या करवा दी। वेल्स कहता है कि ऐसे इंसान को कानून से नहीं बल्कि उसके किए की सज़ा मिलनी चाहिए। दूसरी तरफ जॉनथन का मानना होता है कि चाहे कोई कितना भी बड़ा अपराधी क्यों न हो, फैसला अदालत को करना चाहिए, किसी इंसान को नहीं। इसी बात को लेकर दोनों के बीच बहस होने लगती है। तभी ह्यूबर्ट मौका देखकर वहां से भागने की कोशिश करता है। वेल्स तुरंत उसके पीछे दौड़ पड़ता है और जॉनथन भी दोनों का पीछा करता है। भागते भागते ह्यूबर्ट अपनी बंदूक निकाल लेता है और वेल्स पर गोली चलाता है। जवाब में वेल्स भी गोली चला देता है। गोली सीधे ह्यूबर्ट को लगती है और वह वहीं गिर जाता है। ह्यूबर्ट की मौत के साथ ही उसके वर्षों पुराने सारे अपराध और षड्यंत्र हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। कभी कभी असली अपराधी वही होता है जिस पर सबसे कम शक किया जाता है। तारानकन, इसी संदेश के साथ यह फिल्म समाप्त हो जाती है। तारानकन तारानकन।